फिल्म की शुरुआत अभिनेत्री मीला जाविक के साथ होती है, जो दर्शकों को संबोधित करते हुए उन्हें आश्वासन देती हैं कि यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जो साल 2000 में अलास्का के नोम शहर में वास्तविक लोगों के साथ हुई थी। हालांकि इसमें शामिल लोगों की सुरक्षा के डर से फिल्म निर्माताओं ने पात्रों के नाम बदल दिए हैं, भले ही हर घटना वीडियो सबूतों से समर्थित है। फिर भी यह विश्वास करना या न करना कि क्या हुआ, यह दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया गया है। 2002 में चैपमैन यूनिवर्सिटी ने मनोवैज्ञानिक डॉ. अबिगेल एबी टायलर के साथ एक टेलीविजन साक्षात्कार आयोजित किया। वह 2 साल पहले अगस्त 2000 में अपने परिवार के साथ हुई एक त्रासदी की कहानी सुनाती है। एबी के पति विल की रहस्यमयी तरीके से सोते समय रात में हत्या कर दी गई थी, जिससे वह अपने 2 बच्चों बेटी एशले और किशोर बेटे रॉनी के साथ अकेली रह गई थी। दुख से निपटने में असमर्थ एबी अपने सहयोगी डॉ. एबेल कैंपोस, जो एनकोरेज से एक मनोवैज्ञानिक हैं, से मदद मांगती हैं। वह यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस भयानक रात के बारे में महिला को वास्तव में क्या याद है, लेकिन वह अपने पति को मारने वाले व्यक्ति का वर्णन नहीं कर पाती। एबेल एबी के साथ एक सम्मोहन सत्र रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें वह उस हमले को याद करती हैं जो अचानक रात में हुआ जब वे बिस्तर पर थे। कुछ ने उसे जगाया और उसने बिस्तर के पास एक लंबी काली आकृति को खड़ा देखा और फिर एक चाकू उसके पति के सीने में घुस गया। इसे फिर से देखकर महिला चीख पड़ती है और एबेल को सत्र को बीच में रोकना पड़ता है। वह एबी को आराम करने और ब्रेक लेने की सलाह देते हैं, लेकिन वह मानती है कि इससे चीजें और खराब होंगी। इसके अलावा उसे अपना शोध पूरा करना है। वह नोम लौटती है, जो केवल हवाई मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है, और सीधे काम पर चली जाती है, जहां एक मरीज पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वह आदमी नींद की समस्याओं के बारे में शिकायत करता है। हर रात वह एक ही समय पर जाग जाता है, अपने सपनों में एक उल्लू की छवि से परेशान होकर। यह सुनकर एबी को तुरंत अपने अन्य मरीज याद आते हैं, जो भी एक सफेद उल्लू का सपना देखते हैं, एक ऐसी छवि जो किसी तरह उन्हें डराती है। अजीब बात यह है कि यह पक्षी उन्हें बचपन में पहली बार दिखाई दिया था। लोग निश्चित थे कि उनकी खिड़कियां बंद थीं और उल्लू के अंदर आने का रहस्य अनसुलझा रहा। एबी सम्मोहन चिकित्सा सत्र आयोजित करने का फैसला करती है और तीनों मरीजों के लिए अपॉइंटमेंट तय करती है। हालांकि उसके पति की मृत्यु के बाद उसके निजी समस्याएं उसे और भी भारी पड़ रही हैं। उनकी बेटी एशले ने अपनी आंखें खो दी हैं। यह लड़की विशेष रूप से परेशान है क्योंकि उसके सहपाठी मानते हैं कि वह नाटक कर रही है, जिससे उसकी स्थिति और खराब हो जाती है। बेटा रॉनी भी लगातार तनाव में रहता है। यह समझ नहीं पाता कि उसकी माँ दूसरों की मदद कैसे कर सकती है, जबकि वह खुद या अपने परिवार की मदद करने में असमर्थ है। वह भी उस रात की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह समझ नहीं पाता कि वास्तव में क्या हुआ था। एबी को लगता है कि उसका बेटा अपने पति की मृत्यु के लिए उसे दोषी ठहरा रहा है। उस रात एबी एक टेप सुनती है, जिसमें उसका पति नोम में अनिद्रा के मामलों के बारे में बात करता है। एशले अपने पिता की आवाज सुनती है और अपनी माँ के पास आती है, जिससे एबी का ध्यान रिकॉर्डिंग से हट जाता है। अगले दिन एबी 2 मरीजों को सम्मोहित करती है और दोनों एक जैसी भयानक कहानियां सुनाते हैं कि कुछ प्राणी उनके घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वे पुरुष इतने डरे हुए होते हैं कि भागने और छिपने की कोशिश करते हैं। एबी को उन्हें जगाना पड़ता है और आश्वस्त करना पड़ता है कि वे प्राणी केवल दर्शन थे, लेकिन मरीज परेशान हालत में रहते हैं। उसी रात एबी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि उसका एक मरीज अपनी पत्नी और 2 बच्चों को बंदूक की नोक पर रखे हुए है और मांग कर रहा है कि डॉक्टर को तुरंत लाया जाए। वह वहां पहुंचती है और उस आदमी को यह कहते सुनती है कि उसे कुछ भयानक करना होगा क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह चीखता है कि अगर दूसरों ने वही देखा होता जो उसने देखा तो वे उसे समझते। उस आदमी ने पूछा कि जिम्मा बुएर का क्या मतलब है, लेकिन कोई भी इन शब्दों को नहीं समझता। एबी के अनुरोध के बावजूद वह आदमी अपने परिवार को मार डालता है और खुद की जान ले लेता है। शेरिफ एबी से पूछताछ करता है और वह उसे उल्लू के बारे में बताती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि एक पक्षी में डराने वाली क्या बात हो सकती है। वह एबी पर सम्मोहन के इस्तेमाल का आरोप लगाता है, जिसके बारे में वह मानता है कि उसने त्रासदी को जन्म दिया। एबी यह साबित करने की कोशिश करती है कि शहर में भयानक चीजें हो रही हैं, लेकिन शेरिफ कुछ भी अलौकिक मानने से इनकार करता है। वह उसे याद दिलाती है कि उसने अभी तक उसके पति की हत्या का मामला हल नहीं किया है, तो अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। शेरिफ उसे लोगों पर अपने मनोवैज्ञानिक प्रयोग बंद करने का आदेश देता है। उस रात एबी यह विश्लेषण करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ और उसे याद आता है कि मरने वाले आदमी ने कहा था कि उल्लू अब दिखाई नहीं देता, जैसे कि यह एक झूठी याद हो। अगले दिन एबेल उसकी हालत को लेकर चिंतित होकर उसे देखने के लिए उड़ान भरता है और उसे अपनी जांच रोकने का आग्रह करता है, लेकिन एबी रुक नहीं सकती, वरना लोग पीड़ित होते रहेंगे। वह उसके अनुरोध पर सहमत होती है कि वह उसके काम में शामिल हो जाए। उस दिन उसका दूसरा मरीज स्कॉट आता है और उसके लक्षण उस मृत व्यक्ति के दर्शनों से पूरी तरह
मेल खाते हैं। स्कॉट की पत्नी चिंतित है और एबी से एक सम्मोहन सत्र आयोजित करने के लिए कहती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या उसका पति भी इसी तरह के खतरे में है। एबी और एबेल एक सम्मोहन सत्र आयोजित करते हैं। स्कॉट कहता है कि वह एक उल्लू देखता है जो सामान्य पक्षी की तरह नहीं लगता। सम्मोहन के तहत उसे लगता है कि कोई उसके घर में है। वह कहता है कि वे बचपन से उसके लिए आ रहे हैं। वह आदमी हिंसक रूप से कांपने लगता है और एबी डर कर सत्र समाप्त कर देती है। जब वह होश में आता है तो वह आदमी स्वीकार करता है कि उसने कुछ प्राणियों को देखा, लेकिन वह उनका वर्णन नहीं कर सकता। वह उनके सिर में उनकी आवाजें भी सुनता है। हालांकि उसे याद नहीं कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, और यह इतना भयानक है कि अब वह समझता है कि हत्यारे ने जो किया वह क्यों किया। दंपति चला जाता है। एबी सुझाव देती है कि मरीजों को शायद एलियंस ने अपहरण किया हो। ऐसे मामले दुनिया भर में रोजाना रिपोर्ट होते हैं, जिनमें लगभग 11 मिलियन पंजीकृत खाते हैं। हालांकि एबेल इसमें विश्वास नहीं करता क्योंकि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। उनकी बातचीत एबी की सहायक द्वारा बाधित होती है, जिसने एबी द्वारा दी गई एक टेप सुनी थी। वह कहती है कि उसने एबी की अपनी चीखों के बीच एक अजीब डरावनी आवाज सुनी। एबी उस घटना को याद नहीं करती और वह आवाज एक अज्ञात भाषा में बोलती है। एबेल को संदेह होता है, लेकिन एबी जोर देती है कि वह उसकी आवाज नहीं थी। वह घर लौटती है और उस सत्र की रिकॉर्डिंग को फिर से चलाती है। उसे याद आता है कि वह सो रही थी जब दरवाजा खुला, कोई या कुछ कमरे में घुसा। एबी को याद नहीं कि उसके कंधे पर निशान कैसे आया, लेकिन अब उसे विश्वास है कि वह प्राणी इसके लिए जिम्मेदार था। उस रात उसने संघर्ष किया, लेकिन वह प्राणी उससे मजबूत था और उसे अपहरण कर लिया। इसे याद करते हुए एबी फर्श की जांच करती है और खरोंच के निशान देखती है, जो उसकी उस स्मृति की पुष्टि करते हैं कि वह तख्तों से चिपक गई थी। वह ध्यान केंद्रित करने और सब कुछ समझने की कोशिश करती है, लेकिन वह टेप पर भाषा को पहचान नहीं पाती। एबी प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ आओ ओडुसामी से संपर्क करती है, जो उसके मृत पति को जानते थे, ताकि संदिग्ध अपहरणों के दौरान बोली गई रहस्यमयी भाषा की उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। ओडुसामी उसकी कहानी सुनते हैं और अंततः नोम के लिए उड़ान भरते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ओडुसामी भाषा को प्राचीन सुमेरियन के रूप में पहचानते हैं। वह कुछ शब्दों को पहचान पाते हैं, हमारी रचना, अध्ययन करना और पूरी तरह से नष्ट करना, लेकिन अज्ञात प्राणी द्वारा बोली गई पूरी वाक्य को पूरी तरह से अनुवाद नहीं कर पाते। यह भाषा मानव इतिहास में सबसे पुरानी है और यह अजीब है कि यह आधुनिक समय में अचानक फिर से प्रकट होगी। ओडुसामी इस बात से परेशान है कि एलियंस ने एबी के साथ क्या किया होगा, और वह बताते हैं कि टेप पर आवाज मानव की नहीं है। एबेल अभी भी इन सिद्धांतों पर विश्वास करने से इनकार करता है। ओसामी अपने निष्कर्ष साझा करते हैं और किसी भी सुमेरियन प्रदर्शनी में जाने की सलाह देते हैं, जहां वे आकाश में उड़ते हुए रॉकेट की चित्रण और हेलमेट और सूट पहने हुए आकृतियों की मूर्तियां देख सकते हैं, जो पिरामिडों से बहुत पहले बनाई गई थी। वह कहते हैं कि बाइबल से 6000 साल पहले लिखी गई उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसी सामग्री है जो आधुनिक लोगों की समझ से परे है। नूह की नाव सुमेरियन बार्ड की कहानी से ली गई है और एलियन आगंतुकों की कहानियां सुमेरियन इतिहास में परिलक्षित होती हैं। वह तथ्यों के साथ काम करते हैं, हालांकि वह यह नहीं जानते कि यह सब कैसे जुड़ा है। उनकी बातचीत स्कॉट की पत्नी के फोन से बाधित होती है, जो तुरंत एबी की मौजूदगी की मांग करती है। स्कॉट स्वीकार करता है कि कोई उल्लू नहीं था और उनके बारे में बोलता है, लेकिन उसे और कुछ याद नहीं। वह एबी से फिर से सम्मोहित करने की विनती करता है ताकि वे सच्चाई का पता लगा सके। सम्मोहन के तहत स्कॉट अचानक बिस्तर के ऊपर हवा में तैरने लगता है। उसके माध्यम से बोलने वाली एक आवाज सुमेरियन में एबी को अपनी शोध रोकने का आदेश देती है। वीडियो फीड कट जाती है, इसलिए एबेल जो हो रहा है उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। वह आदमी हिंसक रूप से मरोड़ने लगता है और एबी डरकर उसे ट्रांस से बाहर निकालती है। वह घर दौड़ती है और अपने बच्चों को सामान पैक करने के लिए कहती है। वे जा रहे हैं, लेकिन तभी शेरिफ घर में घुस पड़ता है और रिपोर्ट करता है कि स्कॉट गर्दन से नीचे तक लकवाग्रस्त हो गया है। यह मानते हुए कि एबी जिम्मेदार है, अधिकारी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। एबेल एबी का बचाव करने के लिए बीच में आता है और उसकी कहानी की पुष्टि करता है। शेरिफ एबी को घर में नजरबंद कर देता है। पुलिस चली जाती है, एक अधिकारी को घर की निगरानी के लिए नियुक्त करते हुए। 2002 के साक्षात्कार में एबी बताती है कि 4 वर्गीकृत प्रकार के संपर्क होते हैं। पहला प्रकार तब होता है जब कोई व्यक्ति यूएफओ देखता है। दूसरा तब जब भौतिक सबूत होते हैं, जैसे फसल चक्र। तीसरा प्रकार एलियंस के साथ सीधा संपर्क है, लेकिन सबसे भयानक है चौथा प्रकार, जब किसी व्यक्ति का अपहरण होता है और यह हर जगह होता है। लोग बस इसे याद नहीं करते क्योंकि उन्हें भुला दिया जाता है। कार्रवाई 2000 में लौटती है। शेष अधिकारी अपनी कार में बैठा एबी के घर की निगरानी कर रहा होता है जब आकाश में एक बड़ा काला त्रिकोणीय ऑब्जेक्ट प्रकट होता है। वीडियो विकृत हो जाता है, लेकिन वह आदमी चीखता हुआ और बैकअप के लिए पुकारता हुआ सुना जाता है। जल्द ही सुदृढ़ीकरण आ जाता है। शेरिफ के
नेतृत्व में पुलिस घर में घुस पड़ती है। उन्हें रॉनी और एबी मिलते हैं जो चीख रही है कि एशले को प्रकाश की किरण के माध्यम से ले जाया गया। अविश्वास और गुस्से में शेरिफ एबी पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाता है और रॉनी को उसकी कस्टडी से हटा देता है। फिर एबी खुद सम्मोहन से गुजरने का फैसला करती है ताकि उन प्राणियों से संपर्क कर सके और अपनी बेटी से फिर से मिल सके। एबेल और ओडुसामी सत्र को वीडियो पर रिकॉर्ड करते हैं। एबी उल्लू का भी जिक्र करती है। अचानक वह चीखने लगती है, कैमरा हिलता है, हिंसा की आवाजें सुनाई देती हैं और एबी अपने कंधे में खोते हुए किसी तरह के उपकरण को देखती है। फिर एक कठोर आवाज चिल्लाती है कि बच्चा उसके साथ रहेगा क्योंकि वह भगवान है। ओडुसामी अंतिम वाक्य का अनुवाद उस आत्मा से जिससे आप बच नहीं सकते के रूप में करता है। फिल्म एबी के साक्षात्कार में लौटी है जिसमें वह बताती है कि सम्मोहन सत्र के दौरान उन तीनों का अपहरण हुआ था और किसी को भी याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन वे उसी रात लौटाए गए थे। एबी स्वीकार करती है कि तब उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मानव समझ से परे था और वह भावना निराशा थी, इसलिए यह भगवान नहीं हो सकता था। सम्मोहन सत्र के बाद एबी अस्पताल में जागती है। अपहरण के दौरान उसकी गर्दन टूट गई थी। शेरिफ आता है और उसे अपने मृत पति की एक तस्वीर दिखाता है, यह खुलासा करते हुए कि विल ने वास्तव में खुद को सिर में गोली मार ली थी। यह साबित करते हुए कि एबी का यह विश्वास कि उसकी हत्या हुई थी वास्तविकता से बचने का उसका तरीका मात्र था। एबेल उसे खुद को दोष न देने के लिए कहता है, उसे याद दिलाता है कि सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिक ही मानव मन तक पूरी तरह पहुंच नहीं सकते। एबी एबेल से अपहरण की पुष्टि करने के लिए कहती है, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार करता है। 2002 में एबी स्वीकार करती है कि भले ही उसने अपने पति की मृत्यु को इस तरह से संसाधित किया हो, फिर भी रिकॉर्डिंग है जो झूठ नहीं बोलते। स्कॉट की गर्दन टूटी हुई है और एशले अभी भी नहीं मिली है। उसे विश्वास है कि वह एक दिन अपनी बेटी को फिर से देखेगी। प्रसारण समाप्त होता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि एबी अब अपनी गर्दन की चोट के कारण लकवाग्रस्त है। मेजबान बताता है कि नोम में एफबीआई ने 2000 से अधिक बार दौरा किया, फिर भी कोई मामला आधिकारिक तौर पर खोला नहीं गया। डॉर एबेल एक अभ्यसरत मनोवैज्ञानिक बने हुए हैं और ओडुसामी कनाडा में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। दोनों पुरुषों और शेरिफ ने फिल्म में भाग लेने से इनकार कर दिया। इस बीच एबी का बेटा रॉनी, जो अब 22 साल का है, अभी भी अपनी बहन के गायब होने के लिए अपनी मां को दोषी ठहराता है और शायद ही कभी उससे मिलता है। एबी के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए और वह अलास्का से पूर्वी तट पर चली गई। हालांकि वह अब बिस्तर पर पड़ी होने के बावजूद एशले की खोज जारी रखती है। क्रेडिट के दौरान कई ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई जाती हैं जिसमें लोग अपने यूएफओ दर्शन की कहानियां सुनाते हैं। फिल्म एक ठोस माहौल प्रस्तुत करती है, एक छोटे शहर की भावना को कैद करती है जहां अजीब चीजें हो रही हैं और कोई उन्हें समझा या रोक नहीं सकता। अभिनय मजबूत है और निश्चित रूप से मीला की मौजूदगी एक मुख्य आकर्षण है। कथानक बेहद जटिल और समझने में कठिन है और मॉक्यूमेंट्री शैली भटकाने वाली हो सकती है, लेकिन जैसा कि फिल्म खुद कहती है, यह दर्शकों पर निर्भर है कि वे निर्णय लें।